तो आज हम देखने वाले हैं जैम 2011 का मैथमेटिक्स का इंटीग्रल कैलकुलस का एक टफेस्ट क्वेश्चन जो कि सरफेस एरिया से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये कर्व है यानी ये कोन और एक पाराबोलाइड, इनसे जो आपस में जो बाउंडेड जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, जो सरफेस एरिया बाउंडेड बाय यानी कर्व, देखिए एक कर्व है जो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन डी में बाउंडेड है, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पे जेड एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड वाई का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, सबसे पहले जब भी एरिया या वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आती है तो जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है यहाँ पे हमें पहले ड्रॉ करना होता है। जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमने यहाँ पर कोन को ड्रॉ कर लिया है, अब ये ड्रॉ करना वो आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। देखिए हम फिर भी इसको बता सकते हैं कि इसको हम यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हम x को 0 रख दें, y को 0 रख दें तो z की वैल्यू आ रही है 3, मतलब कुछ यहाँ से ये शुरू होगा z में 0.3 से और यहाँ पर इसका बेस होगा। अच्छा, ये पैराबोलाइड है। यहाँ पर मैं अगर x और y को 0 रख दूँ तो z की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब z यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 3। पैराबोलाइड ऊपर की ओर कुछ होगा, यानी कि अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा ये होगा पैराबोलाइड। यहाँ देखिए कुछ ऐसा, तो इनका जो इंटरसेक्शन का रीजन आया ये वाला रीजन आया, ये 3D में रीजन है। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं इस पार्ट में वहाँ पर भी एक पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट मिलेंगे। पहला तो हमें जो मिलेगा वो कोन वाला मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें पैराबोलाइड वाला। और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ एक सर्किल बन रहा है, ये जो सर्किल बन रहा है यही इनका डोमेन है। तो हमें ये जो डोमेन होता है ये दोनों का इंटरसेक्शन से बनता है, तो हमें ये डोमेन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी होगी ताकि हम वो कैलकुलेट कराएं। जो S1 सरफेस एरिया है वो पैराबोलाइड का हमने मान लिया है, जो पैराबोलाइड का है इस डोमेन D से बाउंडेड। ठीक है, और जो S2 है वो हमने मान लिया है कि जो ये कोन है कोन का इस डोमेन D से बाउंडेड है। तो टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा। अब हम S1 S2 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है जो यहाँ डोमेन D है वो क्या है। डोमेन क्या है, डोमेन जो रीजन है, मतलब दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या है, ये कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन थी अपने पास z इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी थी z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूँ, यानी कि z माइनस 3 और माइनस ऑफ z माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा z माइनस 1। हम यहाँ देख कर भी बता सकते हैं, नहीं तो ये बेसिकली जेड में क्वाड्रेटिक है, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखिए, अगर जेड को 5 रख दे तो यहाँ 2 का स्क्वायर बन जाएगा यानी कि 4, यहाँ पे 4 यानी कि जेड की एक वैल्यू तो 5 इसको सेटिस्फाई करती है। दूसरा, अगर मैं जेड को 2 रख दूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएंगे यानी कि 1। जेड की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करती है। लेकिन हमें अब ये भी तो देखना होगा ये वैल्यूज़ क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अगर मैं पहले वाले में जेड की वैल्यू को 5 रखूँ तो 5 इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। ये कैसे हो सकता है, जो 2 है किसी पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता है, मतलब यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू 5 नहीं लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जेड की वैल्यू मतलब 2 लेंगे। अब हम जब जेड को 2 रखते हैं तो दोनों से हमें कौन सी इक्वेशन मिलती है देखते हैं। हम जेड को अगर यहाँ 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ जाएगा -1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 -1 हो जाएगा। तो देखिए क्या वो, अगर हम यहाँ से देखें 2 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। ये सर्किल है डोमेन, इसका डोमेन एक सर्किल मिल गया है हमें जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, अब निकालना है हमें सरफेस एन एस, जो टोटल सरफेस एरिया वो निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे S1, वही डबल इंटीग्रेशन जो यहाँ हमने बताया है फॉर्मूला, हमें केवल इसी का इस्तेमाल करना है। डोमेन क्या है, सर्किल, हमने लिख दिया है D। 1 प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और
जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी एक्स और डी वाई कर देंगे हम, ठीक है, डी एक्स और डी वाई कर देंगे। अब जेड हमें क्या है, यहाँ पर जेड हमारे पास 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। हमें निकालना है जेड एक्स क्या हो जाएगा, हमें तो जेड एक्स का स्क्वायर चाहिए ना। देखो इसका तो हो जाएगा 0, यहाँ एक माइनस का साइन बचेगा और जब हम कर देंगे ये नीचे ऊपर 2 आ जाएगा और 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो हम जैसे करके बताएं, हम माइनस और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा जेड एक्स। ऐसे ही अगर हम जेड वाई निकालें तो जेड वाई माइनस का 2y ओवर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें तो इनकी स्क्वायर्स की वैल्यू यहाँ 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ स्क्वायर्स की वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो S1 क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये आपस में ऐड हो पा रहे हैं, है ना। डोमेन क्या है यहाँ, ये माइंड में रहना चाहिए। डोमेन यहाँ पे हमने ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है डोमेन। तो हम अगर इसका ये कर दें तो 1 प्लस ये आपस में ये सेम बेस है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा यानी कि 1 बन जाएगा। डी एक्स प्लस डी वाई, डोमेन डी है, ये रूट 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ डी एक्स डी वाई। ये बेसिकली डी एक्स डी वाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया, है ना। इसका मतलब तो एरिया होता है ना, जो कि यहाँ पर डोमेन क्या है, सर्किल, यानी सर्किल का एरिया चाहिए। सर्किल के लिए होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसका एरिया लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि पाई हो जाएगा, सिंपल सा। तो बस यहाँ पे इसका जो S1 आ जाएगा रूट 2 टाइम्स पाई आ गया, ठीक है। ये अपने पास आ गया S1। अब हमें निकालना है S2। अब S2 कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें निकालना है S2। तो जो S2 है वही सेम डोमेन है और यहाँ पे जो Z है यहाँ वहाँ हमने कौन ले लिया है कि पैराबोलाइड। देखते हैं यहाँ हमने क्या लिया था, यहाँ पे जो फंक्शन हमने यूज किया है ये वाला यहाँ हमने कोन का यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ हमने कोन का यूज कर लिया है तो हमें दूसरे वाले में पैराबोलाइड का यूज करना होगा। यहाँ कोन का यूज कर लिया है, दूसरे में पैराबोलाइड का यूज करेंगे और जो फार्मूला है वही रहेगा सेम, डी एक्स डी वाई। जेड क्या है पैराबोलाइड के लिए, ये है अपने पास जेड, ठीक है। निकालो जेड एक्स निकालेंगे 2x हो जाएगा, जेड वाई निकालेंगे 2y हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे डोमेन डी में, तो 1 प्लस 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन में आती है डिफ़िकल्टी, वो यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी हम यहाँ फंस जाए तो ये गलती से भी नहीं कर देना है कि आपने देखा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, 4 को कॉमन लेके देखो 1 प्लस 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई हो गया। ये नहीं कर देना है कि जो डोमेन जैसे अपने पास डोमेन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1, तो यहाँ पर 1 नहीं रखना है क्योंकि ये अभी वेरिएबल्स में है, हमें इनकी लिमिट रखनी होगी। मतलब हमें यहाँ पर x को r cos थीटा रखना होगा और y को r sin थीटा। तो यहाँ से 1 तो नहीं आ रहा है, हमें गलती से भी यहाँ पर 1 नहीं रख देना। अगर 1 रख देंगे तो यहाँ तो √5 बन जाएगा, फिर आप रख दोगे पाई, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। हमें x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रखना होता है। हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर हम वो वैल्यूज रख सकते हैं जो हमें गिवन हो इनिशियली। यहाँ हमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है गिवन, यहाँ हमें सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो बस फिर क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट से हम यहाँ रख देंगे तो 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ वार स्क्वायर हो जाएगा। और पोलर कोऑर्डिनेट से हमें पता है डी एक्स डी वाई होता है जो वो कन्वर्ट हो जाता है r टाइम ऑफ डी आर डी थीटा में, है ना, ठीक है। और तो यहाँ लिख देंगे r टाइम ऑफ डी आर डी थीटा। अब यहाँ r की वैल्यूज लिखनी है, थीटा की वैल्यूज लिखनी है। यहाँ देखो डोमेन एक सर्किल है, ये हो गया सर्किल, ठीक है। अब r की वैल्यू होती क्या, ओरिजिन से सर्कमफेरेंस तक जाना है हमें। मतलब जो अपना एक रीजन है उस रीजन में ओरिजिन से जाते हैं जो फाइनल लेयर है हम वहाँ तक गए, तो r की वैल्यू 0 से 1 हो गई। अच्छा अब हमें लेना है थीटा। थीटा में क्या करते हैं, इनिशियल लाइन से हमें कहाँ तक जाना है, हमें फिर वहीं तक वापस लौटाना है। मतलब कि थीटा 0 से, ये सर्किल है यहाँ 0 पाई
यहाँ पाई/2, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो यहाँ देखिए जो आर और थीटा आपस में इंडिपेंडेंट है, तो थीटा की लिमिट को हम अलग कर सकते हैं, आर की लिमिट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है। दिया ये हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ एक बेसिक सा इंटीग्रेशन है, वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे 4 का डिवाइड कर दूँ और मतलब इसको अगर मान लूँ टी मान लूँ, तो ये बन जाएगा कुछ समथिंग टी, तो आप इसे वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जो इसका जो आंसर आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। टोटल सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा, और इसका आता है पाई/6, 5 की पावर 3/2 -1 आता है ये S2। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा, S1 + S2। हमने S1 निकाला है √2 पाई, और S2 है पाई/6, पाई/3, 5 की पावर 3/2 -1, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो वही है कि हमें कैसे जो ये फिगर है इन्हें ड्रॉ करना है, रीजन कैसे निकालना है। ये जो लिया है वो लिया है कौन के लिए, ये लिया है पैराबोलॉइड के लिए। ठीक है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसे करना है, और जो इसका जो कंसेप्ट होता है ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए। जब भी कोई डोमेन हो और कोई कर्व बाउंडेड हो तो हमें इसका यूज़ करना होता है।